हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक जिसका नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। हम बात करेंगे उसके अपॉइंटमेंट के बारे में एंड हम बात करने वाले हैं उसकी रेम्यूनरेशन के बारे में, कैसे उसको अपॉइंट किया जाएगा, कौन कौन सी प्रोविजन उसके अपॉइंटमेंट पे एप्लीकेबल होंगे, प्लस उसको रेम्यूनरेशन किस मैनर में दिया जाएगा इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड किस मैनर में इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स। और एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं, अबंडेंट है, तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अंडर आप कितना भी उनको अमाउंट दे सकते हैं। बट इन केस प्रॉफिट्स प्रॉपर नहीं है तो उसके अंदर देयर इज सम लिमिट जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपॉइंटमेंट में देखने से पहले लेट्स सी कि हु इज़ दिस मैनेजरियल पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास ही कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। बेसिकली यहाँ पर डजंट मैटर कि आप उसको किस नाम से बुला रहे हैं, व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट सब्सटेंशियल पावर्स डज ही हैव, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पावर्स। अगर उसको सब्सटेंशियल पावर दी गई है देन उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे कि कंपनी के बड़े बड़े सारे कामों को इसका उसमें से होता है और इसके अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डील किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्री रेक्विजिट मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए, जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इज टू बी अ डायरेक्टर। डायरेक्टर होना ज़रूरी है। आप अगर डायरेक्टर हैं तो ही आपके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन अप्लाई हो सकते हैं। और एक बेसिक बात मैं बता दूं कि एक ही कंपनी के अंदर एक ही टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर नहीं हो सकता। यहाँ पर मैनेजर, हम सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट द मैनेजर हैविंग द सब्सटेंशियल पावर्स। तो कंपनी कैन आइदर हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु हैव सब्सटेंशियल पावर्स और कंपनी कैन हैव अ मैनेजर हु कैन हैव सब्सटेंशियल पावर्स। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। आगे चलते हैं, लेट्स सी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो यहाँ पर एक्ट में स्पेसिफिकली दी गई है कि जो दैट माइट साउंड कि बहुत मैटर करती हैं, बहुत सब्सटेंशियल हैं, बट उनके बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वेदर दैट इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉट। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे दैट कम्स विद कि कंपनी की कॉमन सील। अगर मान लो कोई बंदा है जिसको ये कहा गया है कि आप कॉमन सील कंपनी की कहीं पर भी सर्टिफाइड साइन कर सकते हैं, जो कॉमन सील होती है वो कंपनी के सिग्नेचर होते हैं बेसिकली। तो अगर वैसी पावर किसी के पास है उसको एफिक्स करने की तो उसको सब्सटेंशियल नहीं मानेंगे। या फिर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं या एंडोर्स कर पा रहे हैं कंपनी के नेम में चेक, ड्रॉ कर पा रहे हैं या फिर एंडोर्स कर पा रहे हैं कंपनी के नाम में चेक, या फिर आपके पास पावर है कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर चेक की बात की हमने ड्रॉ करने की, और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की। अब दो पॉइंट आएंगे हमारे पास शेयर्स रिलेटेड, यानी कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की पावर होल्ड करते हैं या फिर आप शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करते हैं। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं गाइस, दीज आर नॉट सब्सटेंशियल पावर्स। ये पावर्स अगर आपके पास हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो एमडी या फिर मैनेजर नहीं बनाते। इससे भी बड़ी पावर्स हैं, वो पावर्स एंड ड्यूटीज़ का इस चैप्टर के अंदर ही आगे पार्ट आने वाला है। फिलहाल हम सिर्फ बात करने वाले हैं इसके अपॉइंटमेंट को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट के कुछ प्रोविजंस क्या होंगे। अगर हमें अपॉइंट करना है मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को, सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, अगर इनको हमें अपॉइंट करना है तो उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस इन पे अप्लाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात आती है कि आप मैनेजर और एमडी को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमने बात की। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स का टेन्योर होता है इसका, ठीक है। अब ये नहीं कहा गया कि उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकता, रीअपॉइंट आप कर सकते हैं इसको। एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंपनी के अंदर कंटिन्यू रह सकता है। बट जहाँ अगर बात आती है रीअपॉइंटमेंट की, फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए इसको अपॉइंट किया गया सबसे पहले, तो ये जो 4 ईयर्स तक है आप इसको कुछ नहीं बोलेंगे। जब लास्ट का 1 ईयर बचेगा उस टाइम के अंदर ही आप इसको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉ में ये कहा गया है कि जो रीअपॉइंटमेंट है उसके लिए इसको 1 साल से पहले, इसकी अपॉइंटमेंट ये 5 साल पूरे होने से 1 साल पहले तक आप उसको कुछ नहीं बोल सकते। ये 1 साल के अंदर ही होगा, इस गैप के अंदर ही। एंड देन उसको अगेन 5 ईयर के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाएगा, अगेन 4 साल के बाद उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। दिस इज ऑल देयर इज अबाउट हिज टेन्योर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेंगी, कि हाउ देयर क्या क्या एलिजिबिलिटी है जिसके बेसिस पे उनको अपॉइंट या किया जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है कि वो 21 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम ही कैन बी ऑफ 70 ईयर्स ऑफ एज। अब यहाँ पर एक 70 ईयर्स के ऊपर 20 ईयर तो देखो बिल्कुल अननॉन नेगोशिएबल है। 21 ईयर से नीचे का आप उसको एमडी या एमडी या फिर ये सब नहीं बना सकते। बट अगर हम बात करें 70 ईयर्स की, तो गाइज दीज आर द पीपल जिनके पास बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ दी है उसको। तो इफ़ देर इज़ अ जस्टिफाइबल रीज़न कि उसको आप क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। बस उसकी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा।
जो एसआर पास होगा उसकी मीटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि वी आर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज 70 ईयर्स ऑफ एज। अगर वो एसआर पास हो जाता है तो उस केस के अंदर आप अपॉइंट कर सकते हैं। एसआर कैसे पास होता है? 2/3 ऑफ द वोटिंग इन फेवर। कूल। अब एक पॉइंट और एडिशनल ये आता है कि मान लीजिए किसी मीटिंग के अंदर 60% वोट्स, 60% जो वोट्स थे वो इस केस के फेवर में आ गए, बट 40% इसके अगेंस्ट थे। अब गाइज दिस कंक्लूड्स कि एसआर तो पास नहीं हुआ है ना, एसआर पास नहीं हो पाया, बट स्टिल एसआर पास करने के लिए हमें कितने चाहिए थे? 75% एटलीस्ट। एसआर तो पास नहीं हो पाया, बट बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स चाहते हैं कि इस 70+ वाले इंसान को अपॉइंट किया जाए, ही माइट बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। उस बेसिस पे यू कैन अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई एसआर तो पास नहीं हो पाया, अब आप बताओ अपॉइंट करे कि ना करे। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, वो ये देखेगी कि हाँ यार बहुत सारे लोग चाहते हैं उसको अपॉइंट करना, तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि हाँ आप उसको अपॉइंट कर लो। बट द ओनली कंडीशन इज कि द वोट्स इन द फेवर शुड बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। तो ही ये कंक्लूड किया जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ लोग स्टिल चाहते हैं, इवन दो एसआर पास नहीं हो पाया, बट स्टिल 60 इज स्टिल मेजोरिटी ओवर 40%, तो वो चाहते हैं उसको अपॉइंट करना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी वो पावर अपॉइंट करने की। अगर इस केस में उल्टा होता, 40% चाहते 60% नहीं चाहते, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं सकते थे, आप अप्रोच ही नहीं कर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी जाएंगे जब फेवर में ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम आ जाएंगे बैक टू द बेसिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो, ये सेकंड पॉइंट बनता है। अभी तक ये जितना भी हमने बात की है पहला पॉइंट था गाइज, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो नहीं है वो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि उसने कभी सस्पेंड नहीं किया पेमेंट टू क्रेडिटर्स को, या फिर उसने कभी भी कॉम्पोजिशन नहीं किया उनके साथ। सस्पेंड करना क्या होता है कि उसने पेमेंट कर दी टाइम से, ठीक है। और कॉम्पोजिशन क्या होता है कि जितनी अमाउंट बनती थी उतनी नहीं पे कर पा रहा, तो उसने उसमें नेगोशिएट किया, 70% पे कर रहा है या फिर 60% पे कर रहा है, तो इस टाइप की चीज़ रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम करते हैं। तो ऐसा कुछ उसने कभी नहीं किया, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं रहा, यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स में उसने कभी डील नहीं भरती। ही वॉज ऑलवेज अप टू द हिज प्रोमिसेस कि हाँ जितना उसको पे करना था उसने हमेशा टाइम पे किया है, किसी का कोई ऐसा प्रॉब्लम उसने सर पे नहीं रखी। उसके बाद आता है कि कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी दी गई है, कहाँ पे? अंदर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 कुछ एडिशनल एलिजिबिलिटी देता है, जिसके बारे में हम लेट्स सी। तो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर आता है कि उसने कभी भी इम्प्रीजनमेंट नहीं हुई उसकी किसी भी पीरियड की। गाइज यहाँ पर कंपनी का पूरा दारोमदार उसको देने वाले हैं, तो उसकी कभी भी किसी भी पीरियड के लिए, लाइक यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, लाइक हमने पहले 6 मंथ 5 ईयर्स और इस टाइप की बातें देखी थी, बट यहाँ पर साफ साफ सा कहा जा रहा है कि किसी और एनी पीरियड उसको इम्प्रीजनमेंट नहीं हुई है। उसके बाद आता है कि और उसको कभी फाइन भी नहीं लगा 1000 रुपीज़ से ऊपर। देखो फाइन चलान कर जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो उसको नहीं काउंट करेंगे हम, बट कोई भी फाइन उसका 1000 रुपये से ऊपर का उसका कोई फाइन नहीं लगा। उसके बाद आता है कि कभी कन्विक्ट भी नहीं हुआ किसी एक्ट के अंडर, वो जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं, कन्विक्शन उसका नहीं हुआ किसी भी एक्ट में दैट आर स्पेसिफाइड, जो कि बुक में आपको मैं जब स्टडी मैट पे लेके जाऊंगा तो आई विल शो यू। स्टडी मैट में सारे एक्ट्स मेंशन हैं, काफ़ी सारे एक्ट्स के नाम हैं जिसमें ये बताया गया है कि इन एक्ट्स के अंदर वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें बात कर रहे हैं कि वो डिटेन भी नहीं किया गया उसको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग, वो कन्वर्जन के रिगार्डिंग कोई कंट्रावेंशन कर रहा था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग एक्सचेंज, उसके रिगार्डिंग उसको कभी डिटेन नहीं किया गया है, उसके कभी पैसे को डिटेन नहीं किया गया है, ठीक है। उसके इनके बावजूद भी इस केस के, अगर सिर्फ इस टिपिकल इस केस की अगर बात करें तो इसके बावजूद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है कि उसका जो भी कन्विक्टेड पर्सन है या फिर जो भी डिटेन्ड पर्सन है उसको फर्दर अप्रूवल दे सकती है सीजी कि भाई यार ठीक है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कर लो, इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है, इवन दो ही इज़ कन्विक्टेड आफ्टर सच अप्रूवल, आफ्टर सच अप्रूवल। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। और उसने 21 ईयर्स की एज यहाँ पे पूरी की है, अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है यहाँ पर, और 70 ईयर्स। उसके बाद एसआर का वही सेम पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा, एसआर वाला पॉइंट और गवर्नमेंट वाला पॉइंट। ये अलग से एडिशनल पॉइंट दिए गए हैं शेड्यूल 5 के अंदर जिनकी हम बात कर रहे हैं। पहले हमने 3 पॉइंट देखे जो कि एक्ट के अंडर दिए हुए हैं, उसके बाद इसी एक्ट के साथ साथ शेड्यूल 5 भी लगता है। शेड्यूल 5 में कुछ एडिशनल पॉइंट्स है, तो यहाँ पर दोबारा से 21 ईयर्स और 70 ईयर्स की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो रेजिडेंट होना चाहिए, और यहाँ पर गाइज रेजिडेंसी उसकी थोड़ी अलग है। यहाँ पर हमने पहला पॉइंट देखा कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके बाद देखा उसका फॉरेन एक्सचेंज वाली बात देखी हमने, एंड देन हमने देखा इसके अंदर कि उसने 21 और इसकी 70 ईयर्स की एज पूरी की हो।
अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है, ये हम बात करें शेड्यूल 5 की। गाइस आई रिपीट अगेन, शेड्यूल 5 की बात हो रही है, इसमें कंफ्यूज ना हो, एग्जाम के अंदर लिखना पड़े तो आप प्रॉपर, बहुत ईजी है इसको याद रखना। शेड्यूल 5 आप मेंशन करके लिख सकते हैं कि ये फॉलोइंग कंडीशन इज मेंशन इन शेड्यूल 5 अलॉन्ग विद द एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए। और गाइस अभी तक हमने जितना भी रेजिडेंसी की बात की वहाँ पर मोस्टली हम बात करते थे 180 डेज़ की, बट यहाँ बात हो रही है कि कंपनी को रन करने की, कि वो प्रॉपर सारी सब्सटेंशियल पावर्स को होल्ड करके कंपनी को रन करने वाला है, तो ही शुड बी इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स एंड मोर। बट एक कंडीशन इसमें है जो एप्लीकेबल रहेगी, जो कि बात करती है अगर कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आता है तो उसको तुरंत वहाँ इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर फॉरेन एक्सचेंज में भी देखा था और अदर एक्ट्स में भी हमने पढ़ा है, या फिर वो कोई बिजनेस या वोकेशन करने आता है, बिजनेस और वोकेशन, उस केस के लिए अगर इंडिया में आता है तो 12th वाली कंडीशन को हमें देखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट। अगर इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर वो SEZ में है, जिस कंपनी के अंदर उसको अपॉइंट किया जा रहा है एज ए MD, तो ये कंडीशन उसको फुलफिल करना जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ SEZ दिस कंडीशन नीड नॉट बी कंप्लाइड विद। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो हाउएवर अगर वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है अगर उसने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लिया है फ्रॉम द कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड, यानी कि इंडिया के बाहर जो कंसर्न उसका जो मिशन है, इंडियन मिशन है, उससे अगर उसने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके आया है, वो जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि गाइस वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है तो उसको 12 मंथ्स का नहीं देखेंगे, तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर इंडिया के अंदर आया है और उसको फर्निश करना पड़ेगा उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए क्या क्या। पहली बात तो प्रोफाइल ऑफ कंपनी, किस कंपनी के अंदर वो MD बनने जा रहा है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट आएगा उसके पास कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है उसका, किस कंपनी के अंदर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉल करता है, और क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करता है। तो गाइस हमने क्या क्या पॉइंट देखे यहाँ पर, पहले हमने 3 पॉइंट देखे जो एक्ट के अंडर थे, उसके बाद हमने बाकी के 5 पॉइंट देखे, 4 पॉइंट जो कि इस शेड्यूल 5 के अंडर है। तो पहला पॉइंट था इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड, 1000 से ऊपर का फाइन। उसके बाद हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के अंदर उसको डिटेन नहीं किया गया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि भाई अगर तुमने डिटेन भी किया हुआ है, उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बावजूद भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है कि ठीक है फर्दर अपॉइंटमेंट इसका कर लो सब्सिक्वेंटली। 21-70 ईयर्स की एज पूरी होनी चाहिए, SR पास हो, नहीं हुआ तो CG से अप्रूवल लो। उसके बाद इसमें बताया गया कि रेजिडेंट होना चाहिए, मिनिमम 12 मंथ्स इंडिया में रहना चाहिए लास्ट ईयर, और प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट 12 मंथ्स का उसका होना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान रखना है लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है उसके पिछले 12 महीने तक उसको इंडिया में होना जरूरी है। अगर वो ये कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है या फिर बिजनेस या वोकेशन के लिए आया है। एक नॉन रेजिडेंट अपने इंडियन मिशन अब्रॉड के चलते इंडिया में आ सकता है, प्रोवाइडेड कि उसने वहाँ पर अपना सबमिट किया हो किस प्रोफाइल ऑफ कंपनी में जा रहा है, उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होने वाला है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होने वाले हैं। SEZ को ये पॉइंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो एक नॉन रेजिडेंट को भी इजीली अपॉइंट कर सकती है, यहाँ पर उनको अलाउ करके दिया गया है। गाइस ये सब तो था बेसिक्स, ओके। अब आगे देखें तो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, यहाँ तक वी आर डिस्कसिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले तो सेक्शन के अंदर देखा, सेक्शन नंबर 196 किस बारे में बात करता है। उसके बाद 196 यहाँ पे शेड्यूल 5 भी ऐड हो गया, जिसके अंदर पहले तो हमने पॉइंट देखा था इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग, देन वी विल टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के अंदर अगर उसको डिटेन किया गया है, गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है डिटेन्ड और इम्प्रिजनमेंट वाले पर्सनस को स्पेसिफिक अप्रूवल देके। उसके बाद आता है कि उसने 21 ईयर्स की एज पूरी कर रखी है और 70 ईयर्स है, सेम वो वाले पॉइंट 96 वाले पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। देन हमने रेजिडेंट के बारे में बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो सबसे पहले तो प्रोविजन 197 एंड शेड्यूल 5 को ध्यान में रखते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा। वो जो अपॉइंटमेंट होगा उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स होंगी और रेम्यूनरेशन की जो टर्म्स होंगी, अपॉइंटमेंट की एंड रेम्यूनरेशन की जो टर्म्स होंगी दैट वुड बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके बाद जो भी जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे। तो इनका फाइनल से नहीं है, इनके से के बाद, इनके अप्रूवल के बाद शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लगेगा। नाउ वी टॉक अबाउट कि अगर पार्ट 1 और शेड्यूल 5 जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये वाला जो शेड्यूल था पूरा का पूरा, इस शेड्यूल के कंट्रावेंशन में अगर कुछ भी है, इसके बियॉन्ड अगर कुछ जा रहा है, कंडीशंस बिल्कुल सेम नहीं है, इसके वेरिएंस में है, कंट्रावेंशन नहीं कहूँगा इसको मैं, इसका कुछ वेरी कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और वो कैसे लिया जाएगा, फॉर्म नंबर MR2 के थ्रू, जो कि रूल 7 ने प्रेस्क्राइब किया हुआ है।
ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा विद इन 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर इन द कंपनी। दैट्स ऑल। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की अपॉइंटमेंट के बारे में। अब देखते हैं कि जो डिस्क्लोजर होगा नोटिस का अपॉइंटमेंट के लिए, बोर्ड जब कन्वीन करने के लिए बोर्ड की या जनरल कोई भी मीटिंग होगी उसको कन्वीन करने के लिए क्या नोटिस दिया जाएगा, उस नोटिस का कंटेंट क्या क्या होगा, यहाँ पर ये बात करें द कंटेंट ऑफ नोटिस, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। तो टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएगी सबसे पहले तो उसके अंदर। ओके, दीज आर जस्ट प्रोसीजरल पॉइंट गाइस, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको आपको बस बता रहा हूँ क्योंकि इट्स ईजी टू रिमेंबर, सिंपल सा कंटेंट है एंड इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता। तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर होगी, प्लस कुछ अदर मैटर जो कि इंटरेस्ट बताते हैं उस डायरेक्टर का, यानी किसी डायरेक्टर का उस पर्टिकुलर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में इंटरेस्ट है, यानी देयर इज अ डायरेक्टर 1 और वो चाहता है कि डायरेक्टर 2 अपॉइंट हो जाए, तो वो इंटरेस्ट जो होगा उस डायरेक्टर 1 का वो भी उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न 60 डेज़ के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। कूल, दिस इज़ लाइक सम बेसिक पॉइंट्स। उस पर बात हो रही है वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, यानी कि उसके अपॉइंटमेंट तक। फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट किया गया MD को, एंड उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग के अंदर उस MD को अपॉइंट कर लिया इन बोर्ड मीटिंग, बट AGM के अंदर वो उसको शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, अपॉइंट नहीं हो पाया, तो क्या इस दौरान जो उसने एक्ट्स किए होंगे क्या उनको इनवैलिड कर दिया जाएगा? नहीं गाइस, ये जो एक्ट्स होंगे जो भी इसने कंपनी के बिहाफ में कंडक्ट किए होंगे वो सब वैलिड रहने वाले हैं फॉर द टाइम बीइंग। ओके, अब यहाँ पर सेम बात आगे आती है, गवर्नमेंट कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को इन प्रोविजन से एग्जाम किया गया है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने सेक्शन 92, 137 एंड सेक्शन 92 को कंप्लाई किया हुआ है प्रॉपरली। एंड सो गाइस यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3। ये किस बारे में बात करता है? लेट्स सी, लेट्स चेक दिस आउट। इसके अंदर एक कंपनी है, जैसे कंपनी जिसका नाम है सुकन्या लिमिटेड। सुकन्या लिमिटेड, इसका एक मैनेजर है, इसका MD है जिसको सब्सटेंशियल पावर दी हुई है, तो यानी कि वो हमारे इन प्रोविजन के अंदर फॉल करता है, सब्सटेंशियल पावर का जहाँ भी नाम आ गया, एंड उसका नाम है मिस्टर राजाराम। मिस्टर राजाराम। अब 1 साल के बाद कंपनी चाहती है कि एक मिस्टर राकेश है, आफ्टर 1 ईयर कंपनी चाहती है मिस्टर राकेश को एज अ मैनेजर ऑफ फाइनेंस अपॉइंट कर ले। अब गाइस इसमें अगर मैं आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट्स बताऊं, इन केस अगर आपने इस एक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं समझा, तो किन किन पॉइंट्स पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, चलो ये तो श्योर है कि ही हैव सब्सटेंशियल पावर्स एंड ही इज़ एन MD। ओके, सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर 1 ईयर की बात हो रही है, एंड जहाँ की हमने प्रोविज़न पढ़े हैं ऊपर, वहाँ पर लिखा हुआ है कि एट द सेम टाइम आप अपॉइंट नहीं कर सकते मैनेजर एंड MD। तो ये 1 ईयर उस चीज़ को डिफीट करता है। आप अगर सिर्फ एट द सेम टाइम याद रखेंगे एग्जाम के अंदर, तो 1 ईयर देखते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ठीक है इसको अलग से अपॉइंट किया जा रहा है, तो इट्स ओके। उसके बाद देखा कि इसको एज अ मैनेजर ऑफ फाइनेंस अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने मैनेजर वर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पर हेड ऑफ फाइनेंस नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने मैनेजर बना दिया, तो उससे हमें एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या पता ये मैनेजर वही है जो हम मैनेजर एंड MD के साथ में बात करते हैं, बट वो नहीं है। यहाँ पर मैनेजर वो होता है जिसको सेम पावर, सब्सटेंशियल पावर्स दी होती है कंपनी रन करने के लिए, नॉट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वो होता है मैनेजर, और उस मैनेजर को और उस MD को जिसको कि ऑल्सो सब्सटेंशियल पावर दी गई है, उन दोनों को एक साथ कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती। और एक साथ ना अपॉइंट करने का मतलब है कि एक ही म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, यानी कि एक साथ एक ही कंपनी में MD या मैनेजर दोनों नहीं हो सकते। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी अदर पर्टिकुलर टाइम पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है। तो इस केस के अंदर पहली बात तो ये अपॉइंटमेंट वैलिड है, रीजन बीइंग कि इट्स जस्ट अ मैनेजर ऑफ फाइनेंस, इट्स नॉट द मैनेजर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हेयर अंडर द एक्ट, अंडर दीज सेक्शंस। सो इसको आप फ्रीली अपॉइंट कर सकते हो। बट अगर ये मैनेजर ऑफ फाइनेंस ना होके अगर ये प्रॉपर मैनेजर होता विद सब्सटेंशियल पावर, तो उस केस के अंदर आप अपॉइंट नहीं कर सकते थे, इवन दो इट्स नॉट एट द सेम टाइम, बिकॉज वो 1 साल बाद अपॉइंट कर रहे हैं, उस वजह से वो डिफीट नहीं होता पर्पज़, वो यहीं रहने वाला है। 1 साल बाद भी अगर अपॉइंट करते हैं तो वही बात है, एक म्यान में 2 तलवार आ जाएंगी, जो कि अलाउ नहीं किया जाता। सो दिस इज़ व्हाट अभी तक हमने जो बात की है, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। तो ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे हिंट्स ड्रॉप किए होते हैं जिससे आप उसमें कहीं ना कहीं फंस जाओ। जो यहाँ नहीं फंसेगा वो मैनेजर वर्ड पे फंस जाएगा। सो इन बातों का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो चलिए अभी तक हमने जितने पॉइंट्स किए हैं उसको एक बार पूरा का पूरा स्टडी मैट से ओवरव्यू ले लें। तो सबसे पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात की थी
सबसे पहले आपको बता दूं कि KMP क्या होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम KMP के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। वो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, और ये सब आपने पहले भी पढ़ा है IPCC के अंदर, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। मैनेजर वो होता है जो कि सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सुपरिटेंडेंस होता है, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल होता है, उसको मैनेजमेंट दिया जाता है ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं उस मैनेजर ऑफ फाइनेंस वाला पॉइंट। Manager of finance is not whole of the company, and he is not even substantially whole of the company. It's just a department of the company which is catalyst to running the company, which is not the company in itself. तो यहाँ से उस चीज़ को हम ड्रा आउट करना ईजी हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ यू बाइफरकेट ईच डेफिनेशन, एंड उसके बाद उसको आप एग्जाम में अपने जैसा भी क्वेश्चन आए, इवन वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आप उसको डिटेल मैनर में तोड़ के उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर आंसर कर सकें। एंड दिस इज़ द ओनली वे आप अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी वी आर इन प्रेशर। तो अगर हमने इतना डिटेल में और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ा होता तो वी थिंग्स स्लिप आउट ऑफ आवर माइंड। सो लेट्स कंटिन्यू। सब्सटेंशियली होल ऑफ द कंपनी, और वो इंक्लूड करेगा कौन कौन, डायरेक्टर हो सकता है और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जो कि मैंने आपको बात की थी कि वो किसी भी नाम से हो सकता है। उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाना या मैनेजर कहलाना ज़रूरी नहीं है। बात ज़रूरी क्या है कि वो होल या सब्सटेंशियली होल के लिए पावर होल्ड करता है। ओके, सो आगे चलें। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखो उसको बाइफरकेट करके दे दिया है, सब्सटेंशियल पावर मैनेजमेंट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, AOA के थ्रू, या एग्रीमेंट है उसका कुछ कंपनी के साथ, उसके अंडर उसको पावर्स दी गई हैं, या फिर रेजोल्यूशन पास किया गया है इन GM या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके थ्रू इसको सब्सटेंशियल पावर दी गई है, दैट्स कॉल्ड वो। अब मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। अब यहाँ पर बात आती है, ये जो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी कि इन पावर्स को सब्सटेंशियल नहीं माना जाएगा, जैसे कि पावर टू अफिक्स द कॉमन सील, ड्रॉ एंड एंडोर्स चेक, ड्रॉ एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, साइन एंड सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स एंड डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट में सबसे पहले हमने देखा था कि दोनों को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते, टेन्योर होगा 5 साल का, रीअपॉइंटमेंट होगा उसका 5 साल खत्म होने से 1 साल पहले के अंदर अंदर, उससे पहले नहीं करेंगे उसका रीअपॉइंटमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारे पास, इसकी एलिजिबिलिटी देखी थी, जिसके अंदर हमने 21 ईयर्स ऑफ एज, उसके अंदर हमने SR की बात की थी, अगर 70 ईयर से ऊपर है तो SR पास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट भी उसको अप्रूव कर सकती है, अगर वोट्स इन फेवर इज मोर देन वोट्स अगेंस्ट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई पेमेंट सस्पेंड नहीं की होनी चाहिए, या कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया होना चाहिए जिसकी सेंटेंस मोर देन 6 मंथ्स हो। उसके बाद एडिशनल कुछ एलिजिबिलिटी दी थी शेड्यूल 5 के अंडर। शेड्यूल 5 को रिलेट करूंगा अगर मैं, तो शेड्यूल 5 के अगर वेरिएंस हो रहा है, जैसा कि हमने दोबारा देखा है पॉइंट के अंदर, तो उस केस के अंदर आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा वाया, जो कि पॉइंट डायरेक्टली यहाँ आता है। दीज आर द पॉइंट्स कि आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा MR2 के अंदर 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, विच इज़ इन केस वेरिएशन ऑफ दिस शेड्यूल 5 जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर इसका कोई वेरिएंस है तो आपका MR2 लगेगा। इसको आप एक एडवाइस ये रहेगी कि जैसे कि मैंने रिलेटेड पॉइंट बताया, तो आप इसमें यहाँ पर एक छोटा सा मार्क करके लिख लें यहाँ पे, ताकि आप डायरेक्टली उसको जब भी इस पॉइंट को पढ़ें रिलेट कर सकें। और यहाँ पर भी ऑलरेडी शेड्यूल 5 लिखा ही हुआ है, तो ये आपका ऑलरेडी रिलेट हो ही जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद हम देखेंगे कि इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात की कि किसी भी पीरियड के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट है या फाइन हुआ है 1000 का, तो वो नहीं एलिजिबल रहेगा। अगर उसको डिटेन किया गया है अंडर फॉरेन करेंसी, तो उस केस के अंदर भी गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है, लेकिन अप्रूव कर सकती है उस चीज़ को। और उसके बाद एज के बारे में बात हुई, एंड देन रेजिडेंट के बारे में बात की थी हमने। और उसके बाद हमने देखा था कि नॉन रेजिडेंट अगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंडर लेके आता है तो अपॉइंटमेंट का हमने देखा कैसे होगा, बोर्ड अप्रूव करेगा, फिर जनरल मीटिंग अप्रूव करेगी। और अगर वेरिएंस है तो हम बहुत बार देख चुके हैं, आपको याद रखना है MR2 के थ्रू वेरिएंस भी अप्रूव किए जा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कंटेंट क्या क्या होने वाले हैं, रिटर्न फाइल की जाएगी। वैलिडिटी ऑफ एक्ट, तो जो पीरियड है जिस टाइम पे उसने नहीं अपॉइंट अप्रूव हो पाया, वो इन केस जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं किया गया उसके अपॉइंटमेंट को, तो उसके जो प्रीवियस एक्ट्स होंगे वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन दी गई है अगर उन्होंने 137 एंड 92 को कंप्लाई किया है। तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उसने बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे टॉपिक को हमारे कवर कर दिया था। तो दिस वाज ऑल गाइज इस लेक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों को कोई पॉइंट अच्छे समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।